हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इसमें देखने वाले टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जी हाँ हिंदी का। और इसमें से काफी सारा सवाल आप लोग एग्जाम में भी बनेंगे। दोस्तों ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव सवाल बोलूंगा ना और उसको ध्यान से अगर समझ लेते हो तो आपका उससे संबंधित सब्जेक्टिव सवाल भी हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज को आपको समझा दूंगा क्या है, कौन सा पात्र क्या है। और एक ऑब्जेक्टिव से कई सारे ऑब्जेक्टिव निकल के सामने आ सकते हो। ध्यान से सुनना, सिर्फ रटने पे नहीं जाना कि चलो सर इसका आंसर याद कर ली। मैं जो बातें बोलूंगा उसको भी सुनना, ताकि आप लोग उसको समझ सको और एग्जाम में कोई भी सवाल आए बिल्कुल धुआं धुआं कर दो। चलो देखते हैं क्या सवाल है दोस्तों। बिल्कुल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा वायरल प्रश्न है, आप लोग देख लो। इसमें से काफी सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, चलो देखते हैं। सभी दोस्तों को शेयर करना प्लीज दोस्तों, हर एक दोस्तों को शेयर करना ताकि सभी को ये लाभ मिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला सवाल है कि हवलदार साहब क्यों कस्बे से गुजरते थे। दोस्तों ये आप लोग का नेताजी का चश्मा एक पार्ट है, उससे लिया गया है। तो हवलदार साहब को दोस्तों कंपनी का काम रहता था, इस वजह से वो कस्बे से गुजरते थे, यानी कंपनी के काम से, तो उस सिलसिले में वो कंपनी उस कस्बे से गुजरते थे। कौन सा कस्बा से? जहाँ पे चश्मे वाला था, जहाँ पे कैप्टन था, जो चौराहे में कैप्टन क्या सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर चश्मा बदल दिया करता था, तो उस चौराहे से वो गुजरते थे। समझ गए दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे। बस आप लोग पढ़िए साथ में। नेताजी का चश्मा पार्ट में कैप्टन कौन है? तो दोस्तों चश्मे वाले को कैप्टन कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हवलदार साहब नहीं होगा, चश्मे वाला इसका सही उत्तर होगा, उसको कैप्टन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेताजी का चश्मा पार्ट में पान वाला उदास क्यों हो गया। दोस्तों नेताजी का चश्मा जो पार्ट में, तो कैप्टन की मृत्यु पर पान वाला उदास हो गया था। ठीक है, अगला सवाल है, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि का नाम क्या है। देखिए दंतुरित मुस्कान दोस्तों यहाँ पर एक छोटे बच्चे की कहानी लिखा गया कि कितनी अच्छी वो मुस्कुराता है, जिसके मुस्कान देखकर हर कोई मतलब अपना सारे गम भूल जाता है। तो इसके लेखक कौन है? नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन। दोस्तों आप लोग का जो भी कविता है और कवि है, पाठ और लेखक है, सभी पर एक आप लोगों का वीडियो आएगा, उसको जरूर देखना, उसमें सारा चीज कवर हो जाएगा। और इससे तो संबंधित सवाल आएगा ही आप लोग का, कि आप लोग का हर एक पार्ट में मतलब चैप्टर वाइज कौन सा चैप्टर है, कौन सा कवि है, या इस प्रकार का सवाल एक दो रहेगा ही रहेगा। घेर 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 धरावर ओ, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। दोस्तों घेर घेर ओ धरावर ओ बादल कवि नामक, मतलब बादल के बारे में कहा जा रही है। तो इस जो कविता है इसका नाम रहा है उत्साह। ठीक है, उत्साह कविता का नाम है, जिसमें बादल के बारे में कहा गया है, बादल किस प्रकार गरजते हैं, किस प्रकार बरसते हैं, जो उत्साह उसमें होता है। ठीक है, जो क्रांति लाती है बादल, उसी प्रकार की उसका बात किया गया है। अट नहीं रही है कविता में किसकी आभा हट नहीं रही है या अट नहीं रही है। तो दोस्तों ये दोस्तों आप लोग का जो फागुन, फागुन में किस प्रकार सौंदर्य होता है आप लोग देखे होंगे, चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, पेड़ पौधे में फूल आ जाते हैं। तो फागुन की जो आभा है वो बिल्कुल कभी की आंख से हट नहीं रही है। ठीक है, तो इसलिए फागुन की यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 7 नंबर, यह दंतुरित मुस्कान कवि को एकटक कौन निहार रहा है। तो दोस्तों जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, यानी कि जो शिशु होता है, वो कवि को एकटक निहार रहा होता है, और कवि उसकी मुस्कान में बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेखक बाल गौर भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? पहनाव पर, भोजन पर, मधुर गान पर, कि व्यवहार पर। तो याद रखिए दोस्तों, वो मधुर गान पर अत्यधिक मुग्ध था। ठीक है, जो बाल गौर भगत गाना गाते थे, उनकी मधुर गान सुन के ही वो मतलब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। अगला सवाल क्या है हम लोग का, देखिए कि बाल गोविंद भगत के पाठ के आधार बताएं कि रोपनी किसे कहते हैं। रोपनी तो बच्चा बच्चा बोलेगा ना, धान की रोपाई करते होंगे आप लोग। कौन कौन धान की रोपाई की वो कमेंट करना। ठीक है, धान की रोपाई बहुत कोई करते होंगे, धान की रोपाई उसी को रोपनी बोलते हैं। ठीक, बाल गोविंद भगत के संगीत, क्योंकि दोस्तों बाल गोविंद भगत का जो गांव था ना, वो खेती बाड़ी का गांव था, मतलब मैक्सिमम लोग वहाँ कृषि करते थे, इसलिए धान की रोपाई होती थी। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा? संगीत को दोस्तों बिल्कुल जादू कहा है, जादू। समझ लो, इतना अच्छा गाते थे बाल गोविंद भगत, तो उसको जादू कहा है कवि ने, लेखक ने। बाल गोविंद भगत कौन से माह में प्रभातिया शुरू करते? दोस्तों प्रभातिया मतलब सुबह उठकर नहाने चला जाते थे, फिर पहाड़ों के पगडंडे से होकर घूमते फिरते आते थे, गाना गाते थे, मस्त होकर रहते थे, चाहे ठंडा हो, चाहे बरसात, चाहे कोई गर्मी, कुछ भी वो महीना नहीं देखते थे। वो सुबह निकल जाते भोरे में और जाकर नदी से स्नान करके आते, उतनी ठंड में, समझ रहे हो, और उतनी एज में, और आते आते गाना गाते थे। तो वही प्रभातिया कौन माह से शुरू करते थे? ये कार्तिक महीना से शुरू करते थे गाना गाना। अगला सवाल है 12 नंबर, क्या देखिए, ये कार्तिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल किस दिशा से आ रहे? भाई सब कोई दिशा ही नहीं होती, बादल किसी इधर से भी आ सकता है ना। अब ये थोड़ी कि चलो भाई पूर्व दिशा से ही बादल आएगा, नहीं ना, किसी भी दिशा सकती है। ये दोस्तों अज्ञात दिशा से हो जाएगा इसका उत्तर। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? तो बोल रहा है इस पंक्ति का अर्थ क्या है? फागुन की हरियाली महसूस करना। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, इसमें दोस्तों फागुन की सौंदर्यता के बारे में कहा गया है, याद रखना, फागुन की सौंदर्यता। ठीक है, फागुन जिस प्रकार हरियाली रहता है, ठीक है, घर घर हरियाली भर भर जाता है, इस प्रकार से बात किया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? तो 1899 में दोस्तों इसका जन्म हुआ था।
मर्यादा न रही के माध्यम से सूरदास की गोपियां कौन सी मर्यादा न रहने की बात कर रही है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे जो गोपियां थी श्री कृष्ण की कितनी अनन्य भक्त थी, उनसे कितना ज्यादा प्रेम करते थे। ठीक है, तो जिस प्रकार जब श्री कृष्ण ने उद्धव को उनके पास भेजा और योग का संदेश भेजा कि अब श्री कृष्ण को भूल जाओ, श्री कृष्ण किसी और के हो चुके हैं, ऐसा बात नहीं था दोस्तों। लेकिन राधा मतलब क्या बोलते हैं, गोपियां जो थी वो श्री कृष्ण के प्रेम के लिए तड़प रही थी, बट श्री कृष्ण ने आकर उद्धव को भेज दिया उनका संदेश लेकर की और उनको योग का संदेश सुना रहा है। तो गोपियों को बहुत खराब लगा था। उन्होंने कहा कि उनके प्रेम की कोई मर्यादा न रह गई है। तो ये प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कर रही है। बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में किससे आग दिलाई। दोस्तों बाल गोविंद भगत के इकलौते एक बेटे थे, ठीक है, जो थोड़ा बौदा सा था, मतलब मंद बुद्धि का था। तो जब दोस्तों उसकी मृत्यु हो गई तो उसको आग किससे दिलवाई, तो अपनी ही उसी के बहू से, पतोहू से दिलवाई। ठीक है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है। श्रम बिंदु यानी पसीना आना, तो पसीना याद रखना, ये पसीना हो जाएगा। अरे भाई साहब बार बार क्या कर रहे हो। चलो देखो, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा पंक्तियां किस कहानी से थी। दोस्तों एक गाना है कबीर जी का, मतलब एक दोहा है एक्चुअली। तो इसको गाना के ग्रुप में गाया था कौन, बाल गोविंद भगत की। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। जो भी गाना का सुर है, मेरा सुर बहुत ही खराब है, लेकिन आप लोग अपने मुंह में गाना। ये दोस्तों कबीर जी मतलब कबीर का दोहा है। इसका अर्थ होता है क्या कि आप लोग, तेरी गठरी में चोर मतलब आपके पीछे चोर लग चुका है और आपने जो पुण्य कमाया वो पुण्य की भागीदारी चोर ले लेगा। यानी क्या कह रहा है कि किसी ऐसे आदमी के संगत में मत रहो जो खराब है, जो गलत बात बोलता है, उससे आपका भी पुण्य क्षय हो जाएगा, उसकी बातें सुनकर आप भी उनके जैसे हो जाओगे। तो ये चीज़ कह रहा है कि तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, यानी जाग जाओ, अगर मतलब गलत संगत में मत रहो, जाग जाओ। तो ये किस पंक्ति से ली गई है दोस्तों, तो ये आप लोगों का बाल गोविंद भगत से लिया गया है। ठीक है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया। दोस्तों जब उनका इकलौता बेटा मारा गया ना, तब उसका संगीत का चरम उत्कर्ष देखा गया। क्योंकि तब भी वो गाना गा रहे थे, सभी लोग एक तरफ रो रहे थे, उनकी जो पतोहू है वो भी रो रही थी, लेकिन वो जो बाल गोविंद भगत थे वो बिल्कुल मुस्कुरा रहे थे, मतलब और गाना गा रहे थे और कह रहे थे कि क्यों रोते हो, ये तो आत्मा का परमात्मा से मिलन है, अभी तो खुशी का समय है। इस प्रकार का वक्त में बात बोल रहे थे। उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करती है। तो दोस्तों जीवन के संहार और विध्वंस और ललित कल्पना और क्रांति चेतना के नवनिर्माण नवसंचार की ओर, बिल्कुल यही बात दोस्तों। उत्साह जो कविता है इसमें बादल के बारे में बताया गया, जिस प्रकार बादल गरजता है, ठीक है, एक नया उत्साह कल्पना क्रांति चेतना भर देता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 दोस्तों 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। जलजात किसको बोलते हैं दोस्तों, तो जलजात हम लोग कमल को बोलते हैं, याद रखना। जलजात किसका अर्थ हो जाएगा, कमल का। इन ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देख लीजिए कि नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है। नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है दोस्तों। फसल के लिए नदियों का पानी का होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। किसानों की मेहनत भी चाहिए, वरना फसल कैसे होगा। और मिट्टी का गुणधर्म और सूरज की कितनी, मिट्टी तो अच्छा होना ही चाहिए तब ना फसल होगा, और सूरज के बिना तो फसल होगा नहीं। तो ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे सवाल देखेंगे दोस्तों। कितने साल तक हवलदार साहब काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते रहे। दोस्तों जहाँ वो चौराहा था, जहाँ पर वो चश्मे वाला यानी कह दो कैप्टन, वहाँ चश्मे की फेरी लगाता था, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर हर रोज नए नए चश्मे लगाता था। तो उस कस्बे से होकर हवलदार साहब कितने साल तक गुजरते रहे, तो लगातार 2 सालों तक वो वहां से गुजरते रहे अपने कंपनी के काम के सिलसिले में। बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे दोस्तों। बाल गोविंद भगत जो कबीरदास जी को है ना, उनको साहब कहते थे, ठीक है। पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया, तो उसको आदेश दिया कि पतोहू की दूसरी शादी करवाने का आदेश दिया। कि जब दोस्तों बाल गोविंद भगत का इकलौता या बेटा मारा गया, तो उन्होंने कहा कि अब पतोहू को आप ले जाओ और दूसरी शादी इसका करवा दो। मतलब सोचो कितना, मतलब माइंड कितना, बोल दो उसको, नए माइंड के थे। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था, तो आपको पहले ही बताएं वो खेती बाड़ी था, यानी कृषि था, खेती बाड़ी। ऑप्शन सी हो जाएगा। बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे, तो कितने बोल सकते हैं, इकलौता बेटा था, भी बोला मैंने आप लोग को। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है दोस्तों। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह दोस्तों आप लोग का उत्साह से ली गई है, जिसमें बादल की बात की जा रही है। उत्साह कविता में आए निदाद शब्द का क्या अर्थ है। निदाद मतलब होता है भारी गर्मी, आग लग जाना, जंगल में आग लग जाना, तो इसका अर्थ है भारी गर्मी। इसमें बात की भारी गर्मी का। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया, तो दोस्तों उद्धव को भाग्यवान कहकर गोपियों ने संदेश मतलब यहाँ संबोधित किया उद्धव को कि अरे आप श्री कृष्ण के पास रहते हो, फिर भी उनके प्रेम से अछूत हो आप, उसके प्रेम आपको नहीं मिला, कितने भाग्यवान हो आप। इस प्रकार से बात हो, उनका मतलब क्या बोलते उसको, किलकिली क्या बोलते उसको, हंसी उड़ाई गया था।
उपहास उड़ा गया था। गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई थी? दोस्तों उनकी दशा जो हारिल पक्षी है उनके समान हो गई थी। क्यों हारिल पक्षी, क्यों सर? तो हारिल पक्षी दोस्तों उनके पंजों में ना एक लकड़ी पकड़ा हुआ रहता है हारिल पक्षी। ठीक है, हारिल पक्षी क्या पंजों में लकड़ी पकड़ा हुआ रहती है, पकड़ी हुई रहती है और उसको छोड़ना नहीं चाहती। उसी प्रकार जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है, उनसे प्रेम करती है और श्री कृष्ण को किसी भी तरह से अपने मन से वो निकाल नहीं पा रही है। ठीक है, मतलब श्री कृष्ण को भूल ही नहीं पा रहे हैं। आप लोग भी प्रेम करते होंगे तो भूल नहीं पाते होंगे। ठीक है, बट अभी प्रेम मत करना, सारा चीज़ धोखा है, पढ़ लो बेटा, मौका है। समझ रहे हो? नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था? तो मोटा खुशमिजाज टाइप का व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक मोटा हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी? संगमरमर की बनी थी, संगमरमर के पत्थर की। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? कैप्टन, यानी कि चश्मे वाला। जी हाँ, नेताजी का चश्मा का पाठ के लेखक कौन है? मैंने दोस्तों लेखक पर एक अलग सा वीडियो लाऊंगा, लेखक और कवि कविता पर, कि कौन किसके लिखे। इससे सवाल आप लोगों का फिक्स है, उसको जरूर देखना। आप लोग चाहते हो तो कमेंट करना। आप लोग हिंदी में किस किस प्रकार वीडियो चाहते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बोलना। तो दोस्तों इसके जो लेखक है वो स्वयं प्रकाश है, याद रखना। मैं ट्रिक भी ला दूंगा, आप लोगों को देखते ही याद हो जाएगा। ठीक है, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अट नहीं रही है, कविता का आधार बताएं। तो दोस्तों फागुन महीने में। ठीक है, फागुन में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे में नए फूल पत्ते आ जाते हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखिए, मंत्र मन मुग्ध हो जाता है देखकर। उत्साह और अभी देखो फागुन महीना आने वाला है, ठीक है, तो उस वक्त होगा। उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है? तो इसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है? आपको पहले ही कहा। जी हाँ, बच्चे की मुस्कान यानी नन्हे शिशु की मुस्कान बहुत ही मंत्रमुग्ध है, जिससे दोस्तों मुर्दे में भी जान डाल सकती है। नन्हे शिशु की, ऑप्शन सी हो जाएगा। फसल कविता के अनुसार बताइए कि फसल किनका बदला हुआ रूप है? दोस्तों फसल जो है ना सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। आप लोग जब कविता पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। याद रख लेना कि फसल किसका बदला हुआ रूप है? सूरज की किरणों का। यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि फसल के लिए क्या क्या जरूरी है, फसल किनका बदला हुआ रूप है? तो सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। और अंतिम सवाल हम लोगों का है अगला, 1 करोड़ नहीं भाई, 1 करोड़ नहीं, एग्जाम में नंबर लाओगे। अच्छा देखो, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो कमल के पत्ते और तेल की मटके से किया है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार कमल के पत्ते जल में रहकर भी एक बूंद जल उस पर नहीं टिक पाता है, जिस प्रकार तेल की गगरी में जल डाल दें फिर भी तेल उस पर जल नहीं अटक पाता है, मतलब क्या, उनके सामने रहकर भी वो चीज नहीं हो पा रहा है। उसी प्रकार उद्धव श्री कृष्ण के सामने रहकर भी उनके प्रेम से अछूत है, प्रेम करना ही नहीं जानते और आकर योग का संदेश सुना रहे हैं। ये बात किसने कहा था? गोपियों ने कहा था। और उनके व्यवहार की तुलना गोपियों ने कमल के पत्ते और तेल की गगरी से की। ये था दोस्तों आप लोग 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें से एग्जाम में 100% जरूर आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अच्छे से देख लीजिए, हर एक चीज को समझा दिया, समझ जाइए, क्योंकि आप समझ जाओगे ऑब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव भी फोड़ दोगे। और ऐसे आप लोग को और वीडियो आएगा, देखो उसको, और किस किस प्रकार की वीडियो चाहते हो ये भी जरूर कमेंट कर देना। ठीक है, मेरी सारी शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी के साथ है, बिल्कुल एग्जाम में फोड़ करना। चलो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।